हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में ऊपरी व्यय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओवरहेड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको मालूम ही है, लागत के 3 तत्व होते हैं: सामग्री, श्रम और व्यय। व्यय प्रत्यक्ष व्यय हो सकते हैं, व्यय अप्रत्यक्ष व्यय हो सकते हैं। तो जो ओवरहेड्स होते हैं, इसको मैं अगर OH लिखूं ओवरहेड्स, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का योग होता है। ओवरहेड्स अप्रत्यक्ष व्यय है, जिसमें सामग्री भी शामिल है, मजदूरी भी शामिल है और अप्रत्यक्ष व्यय भी शामिल है। और ओवरहेड्स को अगर अपन विभागों के आधार पर बांटे, जब हम कौशिक सीखी थी हमने, तो जाना था कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के ओवरहेड्स होते हैं। ओवरहेड्स जो ऊपरी व्यय हैं, ये प्रभारित किए जाते हैं। ये जो टोटल अमाउंट है, सपोज मैं कहूं कि रेंट है, 2-3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है और रेंट का अमाउंट हुआ, तो रेंट को बांटा जाता है, उस अमाउंट को बांटा जाता है ओवर द डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। और ये जो आधार होते हैं बांटने के, ये सेवा या उपयोगिता हो सकता है, ये आधार भुगतान की क्षमता या सर्वेक्षण सिद्धांत हो सकता है, या ये आधार कुशलता सिद्धांत हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, रेंट का एरिया या क्षेत्रफल के आधार पर वो बांटा जा सकता है। डेप्रिसिएशन है तो मूल लागत के आधार पर उसको बांटा जा सकता है। ऐसी पावर है तो हॉर्स पावर जो विभिन्न विभागों की है उसके आधार पर बांटा जा सकता है। लाइट का अगर कोई है खर्चा है तो उसको नंबर ऑफ पॉइंट्स के आधार पर या एरिया के आधार पर बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के व्यय हैं, उन व्यय की मदों को बांटा जाता है ओवर द वेरियस डिपार्टमेंट्स, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट हो। यहाँ पे एक छोटा सा भेद है आवंटन और अनुभाजन में। आवंटन में प्राय संपूर्ण लागत मद का बंटवारा कर दिया जाता है विभागीय स्तर पर, और जो अनुभाजन है वो व्ययों की मदों का जो भाग है उसको बांटा जाता है, तो वो अनुभाजन कहलाता है। पर ये सैद्धांतिक अंतर है, प्राय हम बोलचाल में या प्रश्नों के समय में आवंटन और अनुभाजन को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं इसमें कि जो ओवरहेड्स होते हैं उनका अनुभाजन कैसे किया जाता है। अनुभाजन, अपॉर्शनमेंट, अनुभाजन कैसे होता है, अपॉर्शनमेंट कैसे किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं जो कि उत्पाद को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कारखाने में, और सर्विस डिपार्टमेंट भी होते हैं जो प्रोडक्शन तो कुछ नहीं करते, लेकिन उनके बिना माल को सुचारू रूप से बनाने और गोडाउन तक पहुंचाना संभव नहीं हो पाता, तो वो सर्विस डिपार्टमेंट भी होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उत्पादन करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट उत्पादन नहीं करते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मान लूं कि यहां पर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 ही सर्विस डिपार्टमेंट है, P और Q, तो विभिन्न प्रकार की जो मदें हैं लागत की, जैसे कि रिपेयर्स, जैसे कि पावर, जैसे कि मेंटेनेंस आदि आदि आदि। तो इस प्रकार से ये जो कितनी सेवा किसको दी गई उसके आधार पर या अन्य आधार पर जो प्रश्न में आपको मौजूद है उनके आधार पर ये अमाउंट बांट दिया जाता है एक से दूसरे विभाग में। इस प्रकार से सारी जो मदें बढ़ जाती हैं व्ययों की, तो इनका योग यहां पर आ जाता है कि टोटल इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इतने व्यय हुए, बी के इतने हुए,
पी के सर्विस डिपार्टमेंट के इतने हुए और क्यू के इतने हुए, ये टोटल हम ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारी समस्या ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट अपने आप में कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि कॉस्ट शीट बनाई जाती है केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जो इनकी लागतें हैं, अगर वो कॉस्ट शीट में नहीं आई तो लागत कम हो जाएगी और लागत वसूल नहीं हो पाएगी बिक्री के मार्फत। इसलिए जो करना है वो ये कि अगर सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे आए हैं ये, इनको यहां पर बांट दिया जाए वापस से, पी और क्यू के खर्चों को ए बी में आना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही इनको आना चाहिए और ये अल्टीमेटली क्या हो जाने चाहिए, शून्य हो जाने चाहिए। तो ये जो सेवा विभाग है, अगर एक सेवा विभाग दूसरे सेवा विभाग को सेवा नहीं देता है तो आसान है कि उस सेवा विभाग के खर्चे सीधे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिए जाएं। लेकिन अगर एक सेवा विभाग दूसरे सेवा विभाग को भी देता है, मैं मान लूं कि अगर हम पी का बंटवारा कर रहे हैं और वो क्यू को 10% देता है, जब हम क्यू के ऊपरी व्यय जो हमने ज्ञात किए हैं इस प्रकार से टोटल करके, क्यू के खर्चे जब हम बांट रहे हैं, ऊपरी व्यय जब बांट रहे हैं, अनुभाजित कर रहे हैं, और अगर मान लो वो सेवा विभाग पी को अपनी सेवाओं का 20% देता है, तो इस प्रकार से सीधे एक बार के बंटवारे पर, अनुभाजन पर ये अमाउंट शून्य नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक बार तो आपने ये बंटवारा कर दिया विभिन्न प्रकार की लागत कीमतों का निश्चित आधार पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में। अब हमें सर्विस डिपार्टमेंट के व्ययों को जो योग आया है इसको हमें बांटना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इसको कहते हैं सेवा विभागों के व्ययों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ये जो हम कर रहे हैं, ये वाला प्रोसीजर है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर है। यहां पर अगर सेवा से केवल उत्पादन विभाग को ही सेवा दी जाती है, ये सेवा विभाग है, अगर केवल उत्पादन विभाग को ही देता, यहां पर नहीं देता, तो ये अमाउंट यहां पर आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर ये क्यू भी दूसरे सेवा विभाग को नहीं देता है तो सीधा बंटवारा हो गया, तो यहाँ पे शून्य और यहाँ पर शून्य होकर ये निल हो जाएंगे। परंतु और इस प्रकार से इस वितरण को हम कहते हैं प्रत्यक्ष पुनर्वितरण विधि, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। परंतु अगर सेवा विभाग से दूसरे सेवा विभाग को भी अगर सर्विसेज दी जाती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि पी सर्विस डिपार्टमेंट क्यू को 10%, और जब हम क्यू का बंटवारा करने जा रहे हैं, अनुभाजन करने जा रहे हैं, तो क्यू सर्विस डिपार्टमेंट इज गिविंग 20% ऑफ इट्स सर्विसेज टू पी सर्विस डिपार्टमेंट। तो ये यहाँ पे 20% यहाँ पर ये है, तो ये वाली स्थिति है, सेवा से सेवा को भी, सेवा विभाग को भी सेवा दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसको दो भागों में हमने बांट लिया है। पारस्परिक सेवा विधियां कहलाती हैं ये, जैसे कि पहला है पुनरावृत्ति रीति। पुनरावृत्ति रीति में क्या करेंगे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर पहले वाले को यहां पर अमाउंट को मैं मान लेता हूं, समझना आसान हो जाएगा उससे थोड़ा। 5000 और 10,000। तो पी के खर्चे अभी तक आपके पास में कितने हैं, 5000। इनका बांटना है, हम विधि की बात कर रहे हैं, पुनरावृत्ति रीति की, रिपीटेटिव मेथड या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो 5000 को जब हम बांटेंगे तो यहां जो भी प्रतिशत है वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन अगर 10% यहां पर लिखा हुआ है तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, यहां पर 10% होने के कारण यहां पर आ जाएगा 500 रुपया। तो अगली बार जब हम क्यू के डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो 10,000 का नहीं, 10,000 प्लस 500, 10,500 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर वापस इसका 20% यहां पर आ जाएगा, यानी कि 20% यानी कि 2,100 रुपए यहां पर आ जाएगा। तो थोड़ी देर पहले तो ये आपने जब बांटा था 5,000 तो ये शून्य हो गया था, लेकिन अब वापस 2100 आ गया। यहां पर आपने 10,500 बांट दिया है तो ये शून्य हो गया है, बांटने के कारण माइनस का चिन्ह हम लगा रहे हैं यहां पर।
और वापस से अब चूंकि 2100 को बंटवारा करना है तो फिर यहाँ पर P आएगा, इसी प्रकार से फिर वापस Q आएगा, और ये क्रम पुनरावृत चलता रहेगा जब तक ये अमाउंट शून्य तक ना पहुंच जाए। तो ये पुनरावृत्ति रीति है। ऐसे ही दूसरी रीति हम देखते हैं युगपत समीकरण रीति। युगपत समीकरण रीति मैं वो प्रतिशत वापस लिख रहा हूं। P और Q के जो प्रतिशत हैं वो यहाँ पर 10% और यहाँ पर हमने 20% माना। इसको हम कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से। तो युगपत समीकरण में क्या माने कि अभी आपने देखा कि इस प्रकार से P के Q में और Q के P में आते जाते हैं, बंटवारे के बाद में वापस अमाउंट आ जाता है। तो किया ये जाता है, युगपत समीकरण रीति की बात कर रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड की बात हम कर रहे हैं। तो जो P सर्विस डिपार्टमेंट है इसके कुल ऊपरी व्यय हम मान लेते हैं X, और Q सर्विस डिपार्टमेंट है उसके जो कुल ऊपरी व्यय है उसको अगर हम Y मान लें तो X किसके बराबर होगा? P के कुल खर्चे X स्वयं। अभी तक तो उसके हो गए कितने? 5000, लेकिन इसमें 10% किसका आएगा? Q का भी आएगा। तो 10% ऑफ Q के कुल खर्चे कितने मान लिया आपने? Y, तो 10% ऑफ Y। तो इसी इक्वेशन को मैं वापस लिख लूं तो X बराबर 5000 प्लस 0.1 Y। तो ये एक समीकरण ऐसे बन गई। ऐसे ही अगर अपन दूसरी समीकरण की बात करें तो मैं वापस यहां पर लिख लेता हूं कि Y किसके बराबर है? Y मतलब Q के कुल खर्चे जो अभी तक हैं वो है 10,000, और 20% किसका? P का। P के खर्चे कितने हैं? X। तो 20% को मैं सीधा लिख रहा हूं 0.2, 20% मीन्स 0.2 ऑफ X। ये दूसरी समीकरण बन गई। तो इस प्रकार से पहली और दूसरी समीकरण को सॉल्व करके हम X और Y का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और वो X का वैल्यू वो है P का और Y का वैल्यू है Q का। सीधा ही हम बांटेंगे तो ये यहां पर राशियां आएंगी और ये एक ही बार में ये बंटवारे में P और Q के बंटवारे के बाद में ये राशियां शून्य हो जाएगी। क्योंकि जब यहां पर आप बंटवारा करेंगे तो 5000 का नहीं करेंगे पहली बार, ये जो X का वैल्यू आएगा इसका बंटवारा आप करेंगे माइनस ये, और दूसरी बार इनका योग यहां पर शून्य हो जाएगा। इतना ही यहां पर वापस राशि आ जाएगी। इतना 5000 से ज्यादा है वो राशि यहां पर आएगी और ये शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से युगपत समीकरण रीति का प्रयोग किया जाता है। तीसरी रीति कुछ ऑथर्स लिखते हैं इसको, कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर स्फीत रीति या इन्फ्लेटेड परसेंटेज मेथड अगर है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यहां पर मैं एक एग्जांपल मान लूं 10% यहां पर है, ये खुद के हैं खर्चे, ये बांट रहा है। यहां पर अगर ये 40 हो और यहां पर ये अगर 50 हो, 50, 40 और 10 ये हो गए 100। तो इन्फ्लेटेड परसेंटेज का मेथड है कि ये जितना परसेंटेज है उसको छोड़िए तो बचेगा कितना? 100 में से वो छोड़ देंगे तो 90, और इसको करेंगे 100। तो ये जो प्रतिशत आता है वो हम P का बंटवारा करेंगे तब A में इस प्रतिशत से P के खर्चों को 5000 को बांट देंगे। 5000 का खर्चा बटेगा इस अनुपात में, और यहां पर हम इसको इग्नोर कर देंगे, यहां पर बंटन नहीं होगा। ऐसे ये 40% था, ये हो जाएगा अब 100/90, यानी कि ये जो प्रतिशत आएगा इस प्रतिशत को हम अप्लाई करेंगे 5000 पर, और यहां पर ये राशि आ जाएगी। ऐसे ही चूंकि ये 20% है तो ये इन्फ्लेटेड परसेंटेज हो जाएंगे। मान लें कि Q अपनी सेवाओं का 20 यहां पर है, 40 यहां पर और 40 यहां पर देता है, तो 20 को छोड़िए 100 में से तो बचेगा कितना? 80। इसको इन्फ्लेट कीजिए, बढ़ाइए, तो ये जो प्रतिशत है इसको हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? 10,000 के ऊपर, और 10,000 का बंटवारा यहां पर और यहां पर भी इसी प्रकार से इन्फ्लेट करेंगे 100/80 करके। तो ये इन्फ्लेट परसेंटेज के आधार पर कम संपूर्ण बंटवारा कर दिया जाएगा। प्रयत्न एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल और एरर मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट
आपस में एक दूसरे को क्या दे रहे हैं उस आधार पे बंटवारा होता है। इसको अगर मैं क्विकली यहां पर ले लूं तो पी और क्यू सर्विस डिपार्टमेंट है, इनके खर्चे क्रमशः 5,000 और 10,000 है। पहली बार अगर पी का खर्चा हम बांटेंगे, केवल पी और क्यू, इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं आ रहे हैं बीच में, तो यहां पर इसका खर्चा आ जाएगा 10% के कारण 500 रुपया। अगली बार हम इसको बांटेंगे क्यू के खर्चे को, यहां पर 10,500 का 20% यहां पर आ जाएगा। ये जो राशि आएगी अगली बार हम इसको बांटेंगे, यहां पे 10% इसका लेके आएंगे, फिर ये जो राशि आएगी इसका 20% यहां पर लेके आएंगे, फिर ये जो राशि आएगी उसका 10% यहां पर लेके आएंगे, और इस प्रकार से ट्रायल और एरर के आधार पर पी और क्यू सर्विस डिपार्टमेंट की कुल कितना राशि हुई वो जोड़ लेंगे यहां पर भी और यहां पर भी, और इसका बंटवारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर दिया जाएगा। तो ये विधियां हैं वो पारस्परिक सेवा विधि, कुछ दो भागों में बांटते हैं ऑथर्स, और कुछ इसको इसी के साथ में रखते हैं। तो इसको मैंने नंबर 5 कर दिया है, 4 के बाद में 5वां स्टेप या लैडर या स्टेप लैडर विधि। इस विधि में थोड़ा लेंदी है, ये प्रायः काम में ली जाती है जबकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो और बहुत ही ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट हो। एग्जाम्पल मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं जिसमें कि पी के खर्चे हैं 5,000, क्यू के खर्चे हैं ओवरहेड्स हैं 10,000। पी अपनी सेवाओं का 10% क्यू को देता है और क्यू अपनी सेवाओं का 20% पी को देता है। तो ये क्रमशः पी और क्यू के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं और ये बंटवारा ऐसे करना है अपने को। ये प्रतिशत हमने मान लिए थे 50 और 40, और यहां पर 40 और 40। स्टेप लैडर विधि में 3 स्टेप में ये काम करता है। पहली स्टेप में हम ये काम करते हैं कि प्रत्येक सेवा विभाग के द्वारा दूसरे सेवा विभाग को कितनी सेवाएं दी और कितनी सेवाएं ली। तो यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टोटल इसके जो व्यय हैं वो ओवरहेड्स पी और क्यू, पी और क्यू, जो ऐसे अगर हम जब लिख रहे हैं इस तरीके से, इसके कुल व्यय जो थे 5,000 जो हम बांटेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो चला गया कितना परसेंट, 90%, और 10% कहां पर आ गया, यहां पर। ऐसे ही क्यू की बात अगर अपन कर लें तो 10,000 के खर्चे थे, ये है 80%, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 8,000 और 2,000 इसको। तो पी ने कितनी सेवाएं दी, दी लिख रहा हूं मैं यहां पर, दी का मतलब रेंडर्ड, सर्विस रेंडर्ड 500, और इसने दी 2,000। और यहां पर लिखते हैं सर्विस रिसीव्ड। सर्विस रिसीव्ड के लिए मैं एक शब्द काम में ले रहा हूं, सेवाएं कितनी ली, तो पी ने ली 2,000 और क्यू ने ली 500। ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में नेट सर्विस रिसीव्ड ज्ञात की जाती है कि शुद्ध दी, शुद्ध सर्विस रेंडर्ड मतलब सर्विस दी। तो सर्विस दी है इसने 500 और ली है 1500 की, तो नेगेटिव वैल्यू हो गया इन दोनों का अगर अपन अंतर करें तो। और क्यू के लिए हम बात करें तो इसने सर्विस दी है 2,000 की और सर्विस ली है 500 की, तो ये हो गया 1500। ये योग हमेशा 0 या 0 हो जाएगा। इसके आधार पर अपन रैंक देते हैं इनको, क्योंकि इसने अधिकतम धनात्मक यहां पर है तो रैंक 1, और ये इसके बाद में रैंक 2। रैंक देना इसलिए आवश्यक है कि अगली जो स्टेप है उसमें इसी क्रम से इनको लिखा जाएगा। जो थर्ड स्टेप है वो मैं यहां पर ले रहा हूं। स्टेप लैडर विधि में अब देखिए अंतर क्या है। जो सेवा विभाग अभी थोड़ी देर पहले हमने पीछे लिखे थे, वो सबसे पहले सेवा विभाग यहां पर आएंगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाद में जाएंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो मैं उसी क्रम से लिख देता हूं जिस क्रम से वो थे, ए और बी।
लेकिन जो सेवा विभाग है, सर्विस डिपार्टमेंट है, वो ध्यान से लिखिए, क्योंकि ये जो आपने सेकेंड स्टेप में सर्विस रेंडर्ड, नेट सर्विस रेंडर्ड निकाला है, उसके आधार पे आपने जो रैंक दी है 1 और 2, उसी क्रम से यहां पर लिखे जाने हैं, पहले क्यू और बाद में पी, और क्यू के खर्चों को पहले बांटा जाना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको आप याद रखिए। क्यू के खर्चे जो थे पहले, क्यू को पहले लिखा है आपने। क्यू के खर्चे कितने थे? जो टोटल था वो था मेरा ख्याल है हमने क्यू के खर्चे को माना था 10,000, तो क्यू के खर्चे 10,000 बटेंगे, यहाँ पर 10,000 टोटल है, सारे डिपार्टमेंट की टोटल्स यहाँ पर सबसे पहले लिखी हुई है, यहाँ पर 5,000 है, और अगर ऐसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है टोटल वो भी यहाँ पर है, और इसका टोटल है वो भी यहाँ पर है। सबसे पहले इसको बांटेंगे और इसके बाद में कुछ भी इसके नीचे नहीं लिखेंगे, 10,000 को बांट देंगे। पी में कितना गया? 10%, क्यू के खर्चे हैं 20%, तो 2,000 यहाँ पर, 40 और 40% थे क्यू के, अगर आपको याद है तो। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था 40 एंड 40%, 40% मीन्स 4,000 एंड 4,000। पी के खर्चे, क्यू के खर्चे हो जाने के बाद में अब आप देखिए इसके खर्चे कितने हो गए? 7,000। तो पी को जब अपन लेंगे तो कितना बटेगा? माइनस का 7,000। तो ये स्टेप बनी, देखिए। इसके बाद में यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये अगर 2 ही है तो ये यहां पे रुक जाएगा, तीसरा है तो एक बार और हो जाएगा, चौथा सर्विस डिपार्टमेंट है तो एक बार और हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्टेप बनती है, इसीलिए इस विधि का नाम स्टेप लैडर या लैडर मेथड भी है। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि 2 ही हैं डिपार्टमेंट, तो ये यहाँ पर बढ़ जाएगा। 5 और 2 7,000 को अपने को बांटना है इनके ऊपर। पीक, मैं इसको भी एक बार ले लेता हूं इसको कंप्लीट। देखिए पीक के जो परसेंटेज हमने माने थे वो थे 50% यहाँ पर, 40% यहाँ पर, और 10% क्यू के लिए। पी स्वयं बांट रहा है, ए में 50, बी में 40%। अब इसमें चूंकि बांटना नहीं है तो ये 10% हट जाएंगे, और इस अनुपात में ये खर्चे बांट दिए जाएंगे। तो ये 7,000 है, इसका बंटवारा कैसे होगा इस डिपार्टमेंट में? 50/90। ये इन्फ्लेटेड परसेंटेज वाला ही तरीका है कि 10% जो नहीं बांटना है उसको छोड़ दिया तो नीचे 90 रह गया, और ये ऊपर 50 लिखा है तो ये इन्फ्लेट हो जाएगा, ये परसेंटेज इस हिस्से में बढ़ जाएगा। और यहां पर कितना? यहां पर 90 और 40 किसका? 7,000 का। तो 7,000 को 90 मान लें तो 50 वाला हिस्सा यहां पर और 40 वाला हिस्सा यहां पर। तो इस प्रकार से 10% को छोड़ दिए जाएंगे, और ये जो आएंगे अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कुल ओवरहेड्स आ जाएंगे, जिसमें सेवा विभाग ने जितनी सेवाएं इनको प्रदान की है वो बंटवारा होते हुए इनके टोटल ओवरहेड्स जो प्रश्न में दिए गए होते हैं उसकी तुलना में इतने और बढ़ के टोटल इतने हो जाएंगे, और ये कॉस्ट शीट में ओवरहेड्स के नाम से चले जाएंगे, ताकि कि कॉस्ट सही कंप्यूट हो पाए और सेल्स के थ्रू वो वसूल की जा सके। तो यह आज हमने देखा विभिन्न अनुवादन की विधियों को, कैसे सेवा विभाग में बंटवारा, सेवा विभाग के ओवरहेड्स का उत्पादन विभागों पर बंटवारा, अनुभाजन किया जाता है। इसको हमने आज समझा, सारी विधियां हमने आज इसमें देखी है। थैंक यू।